हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक हॉरर स्लेशर फिल्म स्क्रीम को, जो कि स्क्रीम फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट है। 2022 में इसे रिलीज किया गया था और ये भी सुपर हिट हुआ था। अगर आपने इस सीरीज के पिछले 4 पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें, नहीं तो आपको इस मूवी में कुछ चीजें समझ नहीं आएगी। और उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब चलिए जानते हैं स्क्रीम 5 की कहानी को बिना किसी देरी के। इस मूवी की कहानी पहले पार्ट से 25 साल बाद सेट की गई है। कहानी की शुरुआत हर पार्ट की तरह एक फोन कॉल से होती है, जो किया था घोस्ट फेस ने। ये कॉल उसने किया था टेरा नाम की एक लड़की को, जो कि अपने घर पे अकेली है। टेरा अपनी दोस्त एम्बर के साथ चैट कर रही होती है और उसे अस्थमा की भी बीमारी है। टेरा कॉल पिक कर इस अनजान आदमी से बातें करने लगती है। ये आदमी टेरा से उसकी फेवरेट स्केरी मूवी के बारे में पूछता है, जो टेरा बताती है कि बाबाडूक है। असल में टेरा को मॉडर्न हॉरर मूवीज ज्यादा पसंद है, जिनमें फालतू के जंप स्केयर्स या मारकाट नहीं होती। इसके बाद ये आदमी टेरा से पूछता है कि उसने स्टैब मूवीज देखी है या नहीं, जिस पर टेरा बताती है कि उसने सिर्फ पहला पार्ट ही देखा था, जिसकी ओपनिंग में एक लड़की घर में अकेली होती है और एक अनजान आदमी से बात करती है, जो कि बाद में उसे मार देता है। अब टेरा को समझ आता है कि वो भी यही कर रही है, तो वो तुरंत ही कॉल कट कर देती है और अपने मोबाइल से घर के सभी दरवाजे लॉक कर देती है। कुछ देर बाद ही उसका सेलफोन फिर से बजने लगता है और टेरा को उसकी दोस्त एम्बर का मैसेज आता है कि तुम्हें ये कॉल उठा लेना चाहिए। असल में घोस्ट फेस ने एम्बर का मोबाइल हैक कर लिया था और इस समय वो एम्बर के घर के बाहर ही खड़ा है। घर पे तेरे आशिक खड़ा है। अब किलर टेरा से कहता है कि वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहता है, जिसमें वो स्टैब मूवीज से रिलेटेड 3 सवाल करेगा और अगर टेरा ने गलत जवाब दिया तो वो एम्बर को मार देगा। अब टेरा को स्टैब मूवीज के बारे में घंटा कुछ पता था, तो वो कहती है कि उससे उन मूवीज के बारे में पूछे जो उसने देखी हैं, जैसे इट फॉलोज, हेरिडेटरी या द विच। लेकिन किलर नहीं मानता और पहला सवाल करता है कि पहली स्टैब मूवी में मेन कैरेक्टर कौन था। टेरा इसका जवाब आसानी से दे देती है, जो है सिडनी। दूसरा सवाल था कि स्टैब मूवीज जिन बुक्स पर आधारित है उन्हें किसने लिखा था। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? नाम बता उसको। जिसका जवाब है गेल बेदर्स। अब आखिरी सवाल था कि स्टेप 1 में किलर कौन था। टेरा इसका भी जवाब देती है बिली लूमिस। लेकिन असल में पहले पार्ट में एक नहीं बल्कि 2 किलर्स थे, बिली और स्टू, और इसीलिए अब घोस्ट फेस एम्बर को मार देगा। ये सुन टेरा चाकू उठाकर एम्बर को बचाने भागती है, लेकिन असल में ये एक ट्रैप था, क्योंकि घोस्ट फेस एम्बर के नहीं बल्कि टेरा के घर के सामने ही मौजूद था। और टेरा जैसे ही मेन डोर खोलती है, घोस्ट फेस उस पर हमला कर देता है। वो टेरा की टांग तोड़ता है, उसके पेट, हाथ और न जाने कहां उसे स्टैप करता है। अटैक से पहले टेरा ने पुलिस को कॉल कर दिया था, जो कि यहां पहुंच गई थी। और ये थी इस मूवी की ओपनिंग। इसके बाद हम टेरा की बहन सैम को देखते हैं, जो कि दूसरे शहर में रहती है। उसे खबर मिलती है कि कल रात उसकी बहन पर किसी ने घोस्ट फेस बनकर अटैक किया था। वो अभी हॉस्पिटल में है और जिंदा बच गई है। अब ये सुन सैम तुरंत अपने बॉयफ्रेंड रिची के साथ वुड्सबरो के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में रिची उसे बताता है कि उसने 8 स्टैब मूवीज में से एक भी नहीं देखी है, और सैम उसे बताती है कि ज्यादातर स्टैब मूवीज वुड्सबरो में हुए मर्डर्स पर आधारित है। 25 साल पहले बिली और स्टू ने घोस्ट फेस का मास्क पहनकर कई सारे टीनेजर्स को मारा था, और उसके बाद हर कुछ सालों में कोई सन की घोस्ट फेस का मास्क पहनकर मर्डर्स करना शुरू कर देता है, और इस बार भी यही हो रहा है। इसके बाद हम टेरा के बाकी दोस्तों को देखते हैं। सबसे पहले एम्बर, जिसका फोन कल रात घोस्ट फेस ने हैक किया था। फिर वेस, जिसने सैम को कॉल कर यहाँ बुलाया है, और उसकी मदर और कोई नहीं बल्कि जूडी है, जो कि अब यहाँ की शेरिफ बन चुकी है। इसके बाद 2 जुड़वा भाई बहन चैड और मिंडी, जो कि रैंडी की बहन के बच्चे हैं, यानी कि रैंडी इन दोनों का मामा है, और ये दोनों ही रैंडी की तरह काफी स्मार्ट है। और इनके साथ चैड की गर्लफ्रेंड लिव भी है, जो कि चैड को अपने ज्यादा करीब नहीं आने देती। वेस इनसे कहता है कि हम सबको सावधान रहना चाहिए और अपने साथ पेपर स्प्रे या टेजर रख के घूमना चाहिए। इसके बाद हम विंस को देखते हैं, जो कि लिव का एक्स बॉयफ्रेंड है और काफी समय से लिव को स्टॉक कर रहा है। खैर, चैड के बाइसेप पर चोट के निशान थे, तो एम्बर इसके बारे में पूछती है और चैड बताता है कि ये फुटबॉल की प्रैक्टिस से आए हैं। इसके बाद ये सभी टेरा को देखने हॉस्पिटल में जाते हैं, जिसे होश आ गया था। यहाँ सैम और रिची भी पहुँचते हैं और सैम को देखकर टेरा बहुत खुश होती है। असल में सैम टेरा को कई सालों के बाद देख रही है। इसके बाद टेरा को आराम करने के लिए छोड़ उसके सभी दोस्त एक क्लब में जाते हैं।
जहां एम्बर कहती है कि सैम किलर हो सकती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़कर भाग गई थी और उसे उनकी कोई पड़ी नहीं है। मिंडी कहती है कि शायद वेस किलर है क्योंकि वो टेरा को चाहता है पर वो उसे भाव नहीं देती। वो ये भी कहती है कि उनमें से कोई भी किलर हो सकता है लिव को छोड़कर क्योंकि वो दिमाग से पैदल है। खैर तभी विंस लिव का पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है और उसे ताड़ने लगता है। इससे चैट बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। चलना अबे यहाँ से। अरे चले जा, बोला ना। मैं दिखाऊं क्या? दिखा ना, देख मैं दिखा दूंगा। दिखा ना। अरे मैं दिखा दूंगा तेरे को। बोलता क्या? हाथ लगा के दिखा ना। अरे क्या? बार की ओनर इन दोनों को यहाँ से भगा देती है। कुछ देर बाद जब विंस दीवार पे मूत रहा था तब घोस्टफेस पीछे से आकर उसे मार देता है। इधर सैम और रिची टेरा के पास हॉस्पिटल में होते हैं और रिची नेटफ्लिक्स पर स्टैब मूवीज देख रहा था ताकि किलर के तरीकों को जानकर उससे बच सके। खैर जब सैम कैंटीन में जाती है तो उसे बिली लूमिस का भूत दिखाई देता है। असल में सैम का असली फादर बिली है और इसीलिए सैम को बिली के हेलुसिनेशन होते हैं। इसके तुरंत बाद ही सैम को घोस्टफेस का कॉल आता है और उसे भी सैम के सीक्रेट के बारे में पता था। और जैसा हम जानते हैं कि घोस्टफेस की आदत है कि वो फाइनल गर्ल पर भी मूवी के शुरुआत में ही कूद पड़ता है तो वो सैम पर भी अटैक कर देता है। सैम किसी तरह उससे जान बचाकर कैंटीन से भाग जाती है और पुलिस वाले को इस बारे में बताती है। लेकिन ऑफिसर जब कैंटीन देखने आता है तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद जूडी सैम को सलाह देती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उनके यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर सैम अकेले में टेरा से मिलती है उसे सच्चाई बताने के लिए। जब सैम और टेरा छोटी थी तब सैम को उनकी मॉम की एक डायरी मिली थी जिसमें लिखा था कि सैम की मॉम बिली लूमिस को डेट किया करती थी और मरने से पहले बिली ने सैम की मॉम को प्रेग्नेंट कर दिया था। फिर सैम की मदर ने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली और उसे ये नहीं बताया कि सैम किसी और की बेटी है और फिर उन्हें टेरा हुई। जब सैम को यह सब पता चला तो डायरी लेकर वो अपनी मॉम के पास गई लेकिन उनकी बातें उसके डैड ने भी सुन ली और तभी वो इन सबको छोड़कर चला गया। फिर जब सैम 18 साल की हुई तो वो भी अपनी मॉम और टेरा को छोड़कर चली गई थी। ये सब बातें सुन टेरा बहुत गुस्सा हो जाती है और सैम को यहाँ से चले जाने को बोलती है। उनकी बातें रिची ने भी सुन ली थी। सैम कहती है कि वो टेरा को छोड़कर नहीं जाएगी लेकिन रिची को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन रिची सैम का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। अब किलर को पकड़ने के लिए ये लोग किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने का सोचते हैं जो और कोई नहीं ड्यूई है जो कि अब रिटायर हो चुका है। साथ ही ड्यूई और गेल के बीच तलाक भी हो गया है क्योंकि गेल को न्यूयॉर्क में बड़ी जॉब करने का ऑफर मिला था लेकिन ड्यूई यही वुड्सबरो में शांति की जिंदगी बिताना चाहता था और अब 2 साल से इन दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की है। लेकिन ड्यूई हर रोज गेल का शो देखता है। सैम ड्यूई की डोरबेल बजाती है और वो उनको यहाँ से चले जाने को कहता है लेकिन फिर ये सुन कि सैम बिली की बेटी है वो उन्हें अंदर आने देता है। सैम ड्यूई को सब कुछ बताती है और ड्यूई का सबसे पहला शक जाता है उसके बॉयफ्रेंड रिची पर जो सिर्फ 6 महीने से सैम को जानता है। अब ड्यूई सैम को 3 रूल्स भी बताता है। पहला कि अपने लवर पर भरोसा मत करो, वो शुरू में बहुत अच्छा बिहेव करता है और एंडिंग में वही किलर निकलता है। रूल नंबर 2 है कि किलर का मोटिव पास्ट से जुड़ा हुआ होता है और हमने देखा ही है कि सारे नए कैरेक्टर्स किसी न किसी तरह से लेगेसी कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं। विंस जिसे घोस्टफेस ने मारा था वो भी कोई अनजान आदमी नहीं था बल्कि वो स्टू का भांजा था। तीसरा रूल कि पहला हमला जिस पर भी होता है उसके दोस्तों में से ही कोई एक किलर निकलता है। अब सैम ड्यूई से रिक्वेस्ट करती है कि वो किलर को पकड़ने में उनकी मदद करे लेकिन ड्यूई उसे मना कर देता है क्योंकि वो फिर से इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था और दोनों को यहाँ से भगा देता है। इसके बाद ड्यूई फोन करता है ओरिजिनल फाइनल गर्ल सिडनी को जो कि अपने बच्चों को लेकर मॉर्निंग वॉक पर निकली है। सिडनी किसी दूसरे शहर में रहती है और उसने मार्क से शादी की है, वही मार्क जिसे हमने स्क्रीम 3 में देखा था। ड्यूई सिडनी को बताता है कि घोस्टफेस फिर से लौट आया है और चाहे कुछ भी हो जाए सिडनी वापस इस टाउन में ना आए। सिडनी कहती है कि उसे खुशी है कि ड्यूई उन बच्चों के साथ है उनकी रक्षा करने के लिए। असल में सिडनी को नहीं पता कि ड्यूई अब रिटायर हो चुका है। अब बारी थी गेल को खबर करने की लेकिन ड्यूई उसे कॉल नहीं बल्कि सिर्फ मैसेज करता है और उसे भी इस टाउन में न आने को कहता है। इसके बाद ड्यूई अपनी गन निकालता है और सैम को मदद करने पहुंच जाता है। ये तीनों चैड और मिंडी के घर जाते हैं जहां हम उनकी मॉम मार्था यानी कि रैंडी की बहन को देखते हैं जिसे भी हमने पार्ट 3 में देखा था। यहाँ टेरा के सभी दोस्त आए हुए थे
जिन्हें सैम अपना सीक्रेट बता देती है कि वो बिली लूमिस की बेटी है और घोस्टफेस ने जानबूझकर टेरा को जिंदा छोड़ दिया था ताकि सैम इस टाउन में आ जाए। अब ये लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं। वेस कहता है कि शायद डूई किलर है क्योंकि उसकी लाइफ बिखर चुकी है। फिर मिंडी कहती है कि शायद ये नया घोस्टफेस एक रिक्वल बना रहा है। पिछले साल जो स्टेप 8 मूवी आई थी वो स्टेप के हार्डकोर फैंस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि उसमें सारे कैरेक्टर्स नए थे और फालतू की सोशल कमेंट्री भी डाली गई थी। अगर किसी फेमस फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट बनाना है तो उसे रीमेक मत बनाओ वरना फैंस को पसंद नहीं आएगी। जैसे कि 2019 की चाइल्ड्स प्ले जिसमें सब कुछ ही अलग था। पुरानी फ्रेंचाइज को जिंदा करने का एक ही तरीका है, उसका रिक्वल बनाना। मतलब कि उसमें थोड़े नए कैरेक्टर्स के साथ लेगेसी कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। साथ ही उसकी कहानी भी पिछली मूवीज से कनेक्टेड रहनी चाहिए, जैसे कि हेलोवीन, जिक्सॉ, टर्मिनेटर, जुरासिक वर्ल्ड, घोस्टबस्टर या स्टार वॉर्स। इन सभी में नए कैरेक्टर्स को लाया गया है पुराने कैरेक्टर्स या कहानी की रिस्पेक्ट करते हुए। और दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ इसी मूवी की बात हो रही है जिसमें अब नए कैरेक्टर्स है सैम और उसके दोस्त और लेगेसी कैरेक्टर है डूई, सिडनी और गेल। अब ये लोग फिर से एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं और मिंडी तो सैम को ही किलर बता देती है क्योंकि वो अपने बाप बिली की मौत का बदला लेना चाहती होगी। ये सुन सैम गुस्से में यहाँ से चली जाती है। उसे फिर से बिली दिखाई देता है जो कि उसे भड़का रहा था मिंडी को मारने के लिए। खैर इसके बाद वेस अपने घर चला जाता है और उसकी मॉम जूडी पिज्जा लेने बाहर जाती है। रास्ते में उसे घोस्टफेस का कॉल आता है जो जूडी से कहता है कि वो वेस को मारने वाला है। ये सुन जूडी यूटर्न मारकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। वहीं इस समय वह शावर ले रहा था। जूडी जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो घोस्टफेस उसी पर हमला कर देता है। वो जूडी को कई बार चाकू मारता है जिससे जूडी की मौत हो जाती है और ये काफी ब्रूटल किल था। इन सब से अनजान वेस नहाकर बाहर निकलता है तो देखता है कि मेन डोर खुला हुआ था और तभी पीछे से घोस्टफेस आकर उस पर भी अटैक कर देता है। वो अपना चाकू सीधा वेस के गले में घुसा देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद यहाँ गेल की एंट्री होती है जो कि स्टोरी को कवर करने आई थी और इसीलिए भी कि उसे ड्यूई की थोड़ी सी चिंता हो रही थी। गेल और ड्यूई में थोड़ा खट्टा मीठा झगड़ा होता है जो कि वो हर पार्ट में करते ही हैं। इधर रिची यूट्यूब पर स्टेप 8 का रिव्यू देख रहा था जिसमें हमें कैमियो देखने को मिलता है एक कमाल के हॉरर यूट्यूब चैनल डेड मीट के होस्ट जेम्स और उसकी वाइफ चेल्सी का, जो कि स्टेप 8 मूवी की बुराई कर रहे थे कि इसमें पिछले पार्ट से कितना कुछ बदल दिया गया है। जैसे कि घोस्टफेस का आइकॉनिक वेपन नाइफ उससे छीनकर उसे एक फ्लेम थ्रोअर पकड़ा दिया गया है और उसका मास्क भी बदलकर चमकीला कर दिया गया है। लेकिन रिकमेंड वीडियो सेक्शन में हमें कर्बी का इंटरव्यू देखने को मिलता है जिसका मतलब है कि पिछले पार्ट में कर्बी जिंदा बच गई थी। अब सैम और ड्यूई जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगते हैं क्योंकि सारे ऑफिसर्स यहाँ क्राइम सीन पर आ गए थे। इधर हॉस्पिटल में टेरा को बाहर कुछ आवाजें आती है और वो व्हील चेयर पर बैठकर बाहर चेक करने लगती है। बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता सिवाय एक ऑफिसर की लाश के जिसे घोस्टफेस ने मार दिया था। अब टेरा स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। अचानक ही उसमें कोई आता है जिसके सर में टेरा टेलीफोन दे मारती है, लेकिन ये बस रिची था और फिर पीछे से घोस्टफेस रिची पर अटैक कर उसे घायल कर देता है। तभी रिची के मोबाइल में सैम का कॉल आने लगता है जिसे घोस्टफेस उठाकर उससे बात करता है। उसने अपने मास्क में ही एक वॉइस चेंजर लगाया हुआ था। वो सैम से कहता है कि या तो वो अपने आशिक को बचा ले या तो अपनी बहन को। सैम घोस्टफेस को बातों में उलझा कर रखती है और तुरंत ही ड्यूई को लेकर यहाँ पहुँच जाती है। ड्यूई आते से ही घोस्टफेस से भिड़ जाता है और उसे 3 बार शूट कर देता है। इसके बाद ये लोग टेरा और रिची को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ड्यूई को सबसे इम्पोर्टेंट रूल याद आता है कि किलर के सर में गोली मारनी चाहिए वरना वो वापस लौटकर आते हैं। ड्यूई इन सबको यहाँ से जाने को बोलता है और अकेला घोस्टफेस को हेडशॉट देने उसके पास जाता है। लेकिन तभी घोस्टफेस उठकर ड्यूई को आगे और पीछे दोनों तरफ से स्टैब कर देता है और वो चाकू से ड्यूई के शरीर को चीर देता है और इसी के साथ लेगेसी कैरेक्टर ड्यूई की मौत हो जाती है जो कि किसी ने नहीं सोचा था। और घोस्टफेस ने बुलेट प्रूफ आर्मर पहना था इसलिए उसे गोलियों से कुछ नहीं हुआ। अब इस घटना के बाद टेरा की भी सैम से नाराजगी दूर हो जाती है। वो समझ गई थी कि सैम सच में उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। अब सैम कहती है कि हमें वो करना चाहिए जो ऐसी सिचुएशन में कोई नहीं करता। हमें ये टाउन छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। रिची और सैम टेरा को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। नीचे ड्यूई की मौत की खबर सुनकर सिडनी भी यहाँ आ गई थी। सिडनी इन दोनों से बात करने आती है
ओजी फाइनल गर्ल और न्यू फाइनल गर्ल दोनों आमने सामने थी। सैम को समझ नहीं आता कि वो सिडनी से क्या बात करे, क्योंकि ये उसके बाप की कातिल है। सैम बताती है कि वो तीनों यहाँ से भागने वाले हैं, जिस पर सिडनी कहती है कि भागने से कुछ नहीं होगा, किलर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उन्हें मिलकर इस नए घोस्टफेस को मारना पड़ेगा। लेकिन सैम इनकी कोई बात नहीं सुनती और यहाँ से निकल जाती है। लेकिन सिडनी ने चुपके से इनकी कार में एक ट्रैकर लगा दिया था। रास्ते में टेरा देखती है कि वो अपना इनहेलर हॉस्पिटल में ही भूल आई है। ये लोग वापस हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे, तो ये एम्बर के घर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसके घर टेरा का एक्स्ट्रा इनहेलर पड़ा हुआ है। और गेस कीजिए एम्बर के घर क्या हो रहा है? पार्टी। ये पार्टी चैड ने रखी है अपने दोस्त वेस की मौत के गम में। तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई, तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। खैर, एम्बर बियर लेने अकेली बेसमेंट में जाती है और मिंडी वहां आकर उसे डरा देती है और कहती है कि उसे अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए, कोई भी किलर हो सकता है, वो खुद भी। इधर चैट की गर्लफ्रेंड लिव फाइनली उसे ग्रीन सिग्नल दे देती है और बेडरूम में चलने को बोलती है, लेकिन चैट एक स्मार्ट कैरेक्टर है तो वो मना कर देता है। पहली बात तो भीड़ के साथ रहने में वो लोग ज्यादा सेफ है, और दूसरी बात कि शायद लिव खुद भी किलर हो सकती है। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। ये सुन लिव गुस्सा हो जाती है और पार्टी छोड़कर बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद चैट को उसकी चिंता होती है और वो उसे बाहर ढूंढने जाता है, और तभी लिव उसके साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर करती है। चैट जब उस जगह पहुंचता है तो घोस्टफेस उस पर अटैक कर देता है। वो चैट को कई बार स्टैब करता है, लेकिन तभी सैम की कार देखकर वो यहाँ से भाग जाता है। बट ये लोग चैट या घोस्टफेस को नहीं देख पाते और सीधा घर के अंदर जाते हैं। अंदर टेरा को देख सभी खुश होते हैं। एम्बर और सैम टेरा का इनहेलर ढूंढने जाते हैं और रिची सभी लोगों से कहता है कि पार्टी खत्म हुई और वो सभी लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब बस मिंडी यहाँ अकेली थी, जो कि स्टेप 1 देख रही थी, और इसमें रेंडी का वही आइकॉनिक सीन चल रहा था। रिची बेसमेंट में बियर लेने जाने लगता है। वो मिंडी को भी साथ चलने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। इधर सिडनी को जब पता चलता है कि ये तीनों किसी के घर में रुके हैं, तो उसकी टेंशन बढ़ जाती है। सिडनी तुरंत सैम को फोन कर उसे बताती है कि उन्हें तुरंत उस घर से निकलना चाहिए। ये स्टू का घर है, जिसमें उसके बाप बिली ने कई सारे कत्ल किए थे, और इन्हें यहाँ लाने के पीछे घोस्टफेस का ही प्लान होगा। इधर मिंडी अपने अंकल रैंडी का वही आइकॉनिक सीन देख रही थी, जिसमें वो जेमी को पीछे देखने को बोल रहा था, क्योंकि उसके पीछे किलर है। वही मिंडी अपने अंकल को कह रही थी कि पीछे देखो, क्योंकि पीछे किलर है, जबकि उसके खुद के पीछे भी सच में किलर खड़ा था। मिंडी को यह बात रियलाइज होती है और वो पीछे मुड़कर देखती है, बट फिर भी घोस्टफेस मिंडी को स्टैब कर देता है। उसकी चीखें सुन सैम इस रूम में आती है, तो घोस्टफेस यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एम्बर और टेरा भी यहाँ आ जाती है, और एम्बर सैम पर इल्जाम लगाती है कि उसी ने मिंडी को मारा है। तभी रिची भी बेसमेंट से आता है और लिव भी भागकर अंदर आती है। उसके हाथ पर खून लगा हुआ था, जिससे सब उसे घोस्टफेस मानते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे बाहर चैट की बॉडी मिली है और ये खून उसी का है। खैर, नाटक बहुत हुआ और अब समय था घोस्टफेस की मुंह दिखाई का, जो और कोई नहीं एम्बर है। एम्बर अपनी गन निकालकर लिव को हेडशॉट देती है, जिससे वो मारी जाती है। रिची और सैम भागकर बेसमेंट में छुप जाते हैं। फिर सैम को याद आता है कि टेरा ऊपर रह गई है, लेकिन रिची उसे ऊपर नहीं जाने देता और याद दिलाता है कि हमेशा 2 घोस्टफेस होते हैं, और उसे लग रहा है कि टेरा ही दूसरी घोस्टफेस है। पर सैम रिची की एक नहीं सुनती और टेरा को बचाने भागती है। इधर सिडनी और गेल भी यहाँ पहुँच गई थी और दोनों के पास एक एक गन भी है। एम्बर नाटक करते हुए बाहर आती है कि घोस्टफेस ने उसे मार दिया, लेकिन ये दोनों कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है और ये समझ जाती है कि एम्बर नाटक कर रही है। पोल खुलते ही एम्बर गेल को गोली मार देती है। सिडनी भी उस पर शूट करती है, लेकिन एम्बर वापस अंदर चली जाती है। गेल सिड से कहती है कि उसकी चिंता ना करे और कातिल को जाके खत्म करे। इधर सैम को टेरा एक क्लोजेट में बंदी हुई मिलती है, बट अब सैम को टेरा पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो वो उसे नहीं खोलती। सिडनी गोलियां चलाते हुए अंदर आती है और उसे दूसरे घोस्टफेस का कॉल आता है, लेकिन सिडनी उसकी ज्यादा बकबक नहीं सुनती और कॉल कट कर देती है। गजब बेइज्जती है। सिडनी को रिची एक कमरे में छुपा हुआ मिलता है और तभी घोस्टफेस सिडनी पर अटैक कर देता है। दोनों की लड़ाई में सैम गन उठा लेती है और अब बारी है दूसरे घोस्टफेस की मुंह दिखाई की, जो है सैम का बॉयफ्रेंड रिची। वो सैम को स्टैब कर उससे गन छीन लेता है। मतलब डुई ने पहली बार में ही सही अंदाजा लगाया था। रिची ने ही टेरा का इनहेलर चुरा लिया था ताकि उन्हें दूसरा लेने एम्बर के घर आना पड़े,
और हाँ, रिची और एम्बर दोनों कपल हैं और ऑनलाइन मिले थे। अब इन दोनों का मोटिव जान लेते हैं। तो असल में ये दोनों ही स्टैब मूवीज के हार्डकोर फैंस है, या यूँ कहूँ कि टॉक्सिक फैंस है। और स्टैब 8 में जो कुछ हुआ वो देखकर इन्हें बहुत बुरा लगा, और इतना बुरा मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स का फाइनल सीजन देख के लगा था। तो इन दोनों ने ये सब इसीलिए किया ताकि एक और स्टैब मूवी बन सके जो कि इनकी सच्ची कहानी पर बेस्ड हो। बेसिकली ये अगली स्टैब मूवी का नया मटेरियल बना रहे थे, क्योंकि हॉलीवुड के पास आइडियाज खत्म हो गए हैं, और ताकि उनकी फेवरेट हॉरर फ्रेंचाइजी चलती रहे। और इन सब मर्डर्स का इल्जाम ये लगाने वाले हैं सैम पर। सैम ने यह सब इसीलिए किया क्योंकि वो अपने फादर बिली की मौत का बदला लेना चाहती थी सिडनी से। उसने ये मर्डर्स करके सिडनी को इस टाउन में आने पर मजबूर कर दिया, और अच्छी कहानी बनाने के लिए ये न सिर्फ लेगेसी कैरेक्टर्स को वापस लेकर आए, बल्कि इन्होंने ड्यूई को मार भी दिया ताकि कोई इस मूवी को हल्के में ना ले। और फिर एम्बर सिडनी को भी स्टैप कर देती है, और रिची उसे कहता है कि इस बार गेल और सिडनी भी मारी जाएंगी। खैर, अब एम्बर टेरा को लाने जाती है, लेकिन वो क्लोजेट में नहीं थी क्योंकि सैम ने उसे आजाद कर दिया था। टेरा एम्बर पर अटैक कर देती है, लेकिन उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। सैम भी मौका देखकर यहाँ से भागने लगती है और रिची उसके पीछे जाता है। अब सिडनी और गेल मिलकर एम्बर पे अटैक कर देती है। लड़ाई के दौरान गेल के हाथ एक गन लग जाती है, जिससे वो एम्बर को 3 बार शूट करती है, और एम्बर पीछे जल रहे गैस स्टोव पर जा गिरती है, जिससे उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और एम्बर मारी जाती है। इधर रिची और सैम में भी कुछ देर तक लड़ाई होती है, लेकिन रिची सैम पर भारी पड़ जाता है। बट तभी सैम के हाथों में एक चाकू लग जाता है, जिसे वो रिची के गाल में घुसा देती है। इसके बाद सैम भी अनगिनत बार रिची को स्टैप करती है, और आखिर में उसका गला काट उसे मार देती है। और अब ये आखिरी जंप स्केयर के लिए ना उठे, इसलिए सैम गेल से गन लेकर उसे हेडशॉट भी दे देती है। अब रिची तो नहीं, लेकिन एम्बर एक आखिरी जंप स्केयर के लिए वापस आती है, पर उसे भी टेरा सर में गोली मार देती है, और फाइनली दोनों घोस्ट फेस मारे जाते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है, और हम देखते हैं कि चैड और मिंडी दोनों भी जिंदा बच गए हैं। सैम सिडनी और गेल को शुक्रिया करती है उसकी मदद करने के लिए। वहीं गेल कहती है कि उसे अपनी अगली बुक का आइडिया मिल गया है, लेकिन वो इस हत्याकांड पर बुक लिखकर इन किलर्स को फेमस नहीं करने वाली, बल्कि वो ड्यूई के ऊपर बुक लिखेगी। आखिर में वेस क्रेवन को एक ट्रिब्यूट दी जाती है, क्योंकि वो ही इसके पहले के सभी स्क्रीम के डायरेक्टर थे, लेकिन 2015 में उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी ट्रिब्यूट के कई सारे मूवमेंट्स आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई है, और इस सीरीज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इसे स्मार्ट सीक्वल्स बनाना आता है। मुझे इसके ब्रूटल किल्स, नए कैरेक्टर्स और सभी की एक्टिंग काफी अच्छी लगी। साथ ही ड्यूई के कैरेक्टर को भी इस मूवी में अच्छी तरह से विदा किया गया है। वहीं टेक्सास चेनसो और हेलोवीन किल्स में तो लेगेसी कैरेक्टर्स का मजाक बना के रख दिया था। आप इस मूवी को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से तो एक परफेक्ट रिक्वल है, और मैं इसके छठे पार्ट के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ, जो कि हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ हमने एक और लेजेंडरी हॉरर फ्रेंचाइजी को खत्म कर दिया है। अब इसके बाद मुझे कौन सी हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन करना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।